हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर वन के प्रीवियस पेपर्स के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने नेट सेट जेआरएफ का प्रीवियस पेपर एक डिस्कस किया है लास्ट संडे को। आज मैंने आपके लिए एक प्रीवियस पेपर लाया जो कि नेट सेट जेआरएफ के लिए है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो लास्ट पेपर नहीं देखा है, पेपर आपको मिलेगा नेट सेट जेआरएफ के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा हम पेपर वन के वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं, वो वीडियोस आपको मिलेंगे जेके सेट एल सेट एंड नेट के नाम का जो लिस्ट है। और पेपर टू, अगर आप में से किसी को एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर टू के नाम का जो लिस्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये आपको पता है कि ये जो नेट सेट जेआरएफ का जनरल पेपर होता है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स होता है टोटल। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, ये है हमारे पास पैसेज। आपको पता है कि जो जनरल पेपर होता है नेट सेट जेआरएफ का, उसमें पैसेज भी आता है और उस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, ये पैसेज यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये पेपर पीडीएफ की सूरत में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वहाँ पर आप इस पैसेज के 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसलिए हम इन 5 क्वेश्चंस को नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारा पैसेज और क्वेश्चंस एक साथ सीखने पर नहीं आते हैं, इसलिए बार बार इसको बैक करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर इन 5 क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद हम अलग से पैसेज पर क्वेश्चंस लाएंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं इस पैसेज के बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहले 5 क्वेश्चंस को हमने स्किप कर दिए हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप भी आंसर देने की ट्राई कीजिए और उसके बाद जो मैं आपको आंसर देता हूं, आप उसको अपने आंसर से मैच कीजिए और आप एट द एंड ये देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कहां पे आप गलती कर रहे हो। तो इससे आपको एक तो रिवीजन हो ही जाएगा, दूसरा आपको अपने आप को एनालिसिस करने का भी मौका मिल जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फिजिकल पाथ अलोंग विच डेटा ट्रांसमिशन occurs, उस फिजिकल पाथ को हम क्या कहते हैं जहां से डाटा ट्रांसमिट होता है? इसका आंसर है सी पार्ट, यानी चैनल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। MIPS स्टैंड्स फॉर, यानी फुल फॉर्म इसकी क्या है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है ए पार्ट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। याद रखिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर हम सारे आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जहाँ पर मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तब मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्वेरी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। एसेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू हैंडल वॉइस एंड कंप्यूटर डेटा इन टेलीफोन नेटवर्क्स, providing additional telephone capabilities without scrapping existing copper telephone liners is called। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर से पढ़िए खुद ही और आंसर देने की ट्राई कीजिए। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर हम चलते हैं। फ्लाई ऐश मीन्स, ये जो फ्लाई ऐश है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट से वेस्ट निकलता है उसको हम कहते हैं फ्लाई ऐश। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। केयर एंड शेयर पॉलिसी ऑफ द फॉरेस्ट एप्लाइज टू, किस पर ये अप्लाई होती है? इसका आंसर आप दीजिए और इसका आंसर है डी पार्ट, यानी JFMCs। उसके बाद दिस इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिस्टमेटिक लिंक बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन इकोसिस्टम। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। Question number 12. Which is the nodal agency for granting equivalence to degrees awarded by foreign universities? उसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी होती है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है AIU।
क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। विद्या लक्ष्मी इज अ वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग। ये जो विद्या लक्ष्मी है एक वेब पोर्टल है, इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। किन स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च की गई थी? इसका आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है एजुकेशनल लोनर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ एडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट किसने एडॉप्ट किया है? तो इसका आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। द combination of hardware and software which links two parts of the same LAN or two compatible LANs by directing message to the correct node is called। इसका आप आंसर कीजिए और इसका मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। रूटर इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन ए सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर में बग्स सर्च होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है डिबगिंग। उसके बाद 17, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। किस ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? 1973 इसका सही आंसर है। उसके बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन पर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, और इसका आंसर है सी पर यानी क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 19 क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। किस स्टेट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी पहली कायम की गई इंडिया में? इसका आप आंसर कीजिए और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। हु इनॉग्रेटेड द 103rd इंडियन साइंस कांग्रेस एट मैसूर? सी पार्ट है इसका आंसर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक है वो बेस्ड है इस फिगर पर। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। 3 सेट्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली ये दिख जाए। और अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बताता है। A30 रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास स्टडिंग फिजिक्स। A30 का मतलब है कि 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और बी का यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है। रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नंबर हमें नहीं दिया गया है। उसके बाद जो C40 है, C40 रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स, यानी इसका मतलब है कि 40 बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 12 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। उसके बाद जो यहाँ पर 16 स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो ये 4 स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ नो स्टूडेंट इज स्टडी केमिस्ट्री अलोन। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहा है, बाकी उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, यानी जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, तो आप बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग केमिस्ट्री। फिर कितने बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी जिसका मतलब यह है कि जो केमिस्ट्री के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अकेला जो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं वो उनमें से कोई स्टूडेंट नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहले कह रहा है कि 30 कैंडिडेट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। फिर कह रहा है कि बी रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, इसको भी छोड़ दीजिए। सी 40 रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग मैथमेटिक्स, इसको भी फिलहाल आप छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर चलेंगे। कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट नॉट मैथमेटिक्स।
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब ये है, बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी ये वाला पोर्शन आएगा जो बीच में जो तीनों का कॉमन है वो नहीं रहेगा। ये हैं 12 कैंडिडेट्स, तो इतना तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो 16 कैंडिडेट्स हैं आर स्टडिंग केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बट नॉट फिजिक्स। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये वाला पोर्शन है, बट नॉट मैथमेटिक्स मतलब जो बीच वाला है वो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और 4 स्टूडेंट जो सारा पढ़ रहा है, जो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, यानी कि जो ये वाला है, ये वाला जो बीच में है, ये 4 हैं, ये हो गया 16 और ये हो गए 4। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, एक बार पहले फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ नो स्टूडेंट इज स्टडिंग केमिस्ट्री अलोन, जो अलोन केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये वाला स्टूडेंट कोई भी नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में कौन कौन सा एनरोल है, कौन कौन सा कैंडिडेट केमिस्ट्री पढ़ रहा है। केमिस्ट्री का मतलब है चाहे वो केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ रहा है या चाहे वो केमिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ रहा है, वो हमें देखना है। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है वो तो कोई कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे आंसर निकालेंगे दोस्तों, आपको ऐसा देखना है कि जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री के साथ साथ वो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, वो भी होना चाहिए, यानी उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आ जाए, यानी यहाँ तक ये आएगा। उसके साथ साथ मैथ और, यानी ये वाला जो ऑप्शन है मैथ और केमिस्ट्री, ये भी आएगा। और उसके साथ साथ जो ये सारा यहाँ बीच में है ये भी आएगा, यानी 12 प्लस 16 प्लस 4, इनको आप ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 32, यानी 32 कैंडिडेट्स हैं जो इस पोर्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 32 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन 32 इसका हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, इफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी इसका मतलब यही है कि वो टोटल 40 कैंडिडेट्स हैं। यानी यहाँ पर आप समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है एक तो ये वाला पोर्शन जो है और जो ये बीच वाला पोर्शन जिसमें जो तीनों कॉमन है, ये टोटल कितने हैं, टोटल ये 14 हैं। अगर ये टोटल 14 है तो फिर हमें क्या देखना है, हमें देखना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू कितने हैं, यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में क्यू दिया हुआ है। तो क्यू का मतलब ये है कि जो, देखो ये दो फिगर्स थी ऐसा, और ये वाला जो है यानी ये बीच वाला है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इस सारा पोर्शन है यहाँ तक ये कितना है, 14 है ये। लेकिन हमें देखना है कि सिर्फ इसमें अगर हम ये वाला काट देंगे, बीच वाला अगर हम इसमें से काट देंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ये कितना है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो ये वाला है ये 4 हैं, अगर ये 4 हैं तो हमें 14 में से 4 माइनस करना है। जब हम 14 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, वो 10 रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में 10 कहाँ पर है, सी पार्ट ऑप्शन में 10 है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने हैं। इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका 50 सेकंड्स है। आप इसको खुद ट्राई कीजिए। अगर हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके भी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आगे फिलहाल चलते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स। जब आपको सारे कैंडिडेट्स का पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स है टोटल में, उसके बाद आपको देखना है कि फिजिक्स फिजिक्स कितने हैं वो भी आपको पता है। आपको परसेंटेज निकालना है कि फिजिक्स कितने हैं, टोटल डिवाइड कर रहे हैं टोटल कितना है और इंटू करेंगे आप 100 से, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं आपको आंसर भी बताता हूँ। इसका आंसर आपको 53% आएगा, यानी 53% कैंडिडेट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली फिजिक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली मैथमेटिक्स। ओनली फिजिक्स पहले आप निकालेंगे और ओनली मैथमेटिक्स निकालेंगे, उसके बाद उन दो के बीच में आप रेशियो निकालेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। आपको इसका आंसर आ जाएगा 0.4।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी टेंटेटिव प्रपोजिशन, या इसको हम टेंटेटिव सॉल्यूशन भी बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया एडिटेड कंटेंट कॉल्ड एज। जो एनसाइक्लोपीडिया का कंटेंट एडिट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी पार्ट कहते हैं, नहीं सेकेंडरी सोर्स। जो एक इन्यूमरेटर खुद जाकर रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करता है उसको, यानी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और जो आप किसी और चीज़ से हासिल कर लेते हो जो पहले से ही पब्लिश किया हुआ है, मान लो कि एनसाइक्लोपीडिया है, पहले से ही किसी ने लिखी है, आप उससे कोई डाटा हासिल कर कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। या आपने किसी न्यूज़पेपर से कोई इन्फॉर्मेशन ली है, वो भी सेकेंडरी सोर्स है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो यह आप पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेज, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, व्हाट इज द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक प्रोसेस यूज नहीं किया जाता है, और वो प्रोसेस कौन है वो आपको बताना है। एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप, यानी एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर ज़रूरी ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, वहाँ पर एब्सेंस उसकी नहीं होती है। जब तक कि ट्रीटमेंट ग्रुप वहाँ पे नहीं होगा तब तक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, when two or more successive footnotes refer to the same work। ये रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इसमें ये आपको ये बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जब आप दो या दो से ज़्यादा फुट नोट्स सक्सेसफुली यानी एक के बाद एक कॉपी कर लेते हो, लिखते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड, उस टाइम आप इन चार में से कौन यूज़ करते हो। तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी उसको एबिड लिखा जाता है। यानी अगर आपने रेफरेंस दिया है पहले फुट नोट में, उसके बाद जो दूसरा फुट नोट आपने दिया है देना है, आपको सेम वही वर्क वहाँ पर अगर फुट नोट में लिखना है तो आप दोबारा वो सेम नहीं लिखेंगे, आप एबिट लिखेंगे, तो समझ में आता है कि ये पहले ही रेफरेंस है, जो आपने पहले ही रेफरेंस दी है। दो बार एक ही रेफरेंस नहीं दी जाती है फुट नोट में अगर सेम है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर हम चलते हैं, व्हाट इज द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन। जब इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए हम रिसर्च करते हैं उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च हम इमीडिएट के लिए यूज़ करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इन द प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज में कौन सा मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग इन चार में से, आप इसका आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी पार्ट यानी ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है ये आप जानते होंगे, जिसमें हम ऑफलाइन भी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का एम क्या है इन चार में से, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्टो इनकलकेट मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज हम देते हैं उसको हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। लेक्चर मेथड इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ द फॉलोइंग। इन चार में से कहाँ पे लीस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम इफेक्टिव है लेक्चर मेथड। डी पार्ट इसका सही आंसर, यानी स्किल्स में आप लेक्चर मेथड नहीं दे सकते हो। स्किल अगर आपको सिखाना है, प्रोवाइड करना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर देनी है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। इनमें से कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करता है एक टीचर जब वो पढ़ाता है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस हैं और नीचे कोड्स दिए हुए हैं, आपको उन कोड्स में से आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप चूज़ कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है बी पार्ट यानी 1, 2 एंड 3, यानी लेक्चर भी आता है, लेक्चर के ज़रिए भी टीचर पढ़ाता है। इंटरएक्टिव लेक्चर भी होता है जिसमें आपस में डिस्कशन भी होता है, और उसके साथ साथ ग्रुप वर्क भी होता है। सेल्फ स्टडी टीचर नहीं करता है, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स खुद करते हैं, उसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये वाला इसमें कट हो जाएगा, बाकी तीन इसमें आएंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग मेथड। इनमें से टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है इन चार में से। सिंपल सा क्वेश्चन है,
सी पार्ट यानी गॉसिप। गॉसिप जब स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं, ये टीचिंग मेथड नहीं है। आप बस ग्रुप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, रोल प्लेस है, ये सारे के सारे टीचिंग मेथड है सिर्फ गॉसिप के बगैर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है, द फर्स्ट एवर एफएम सर्विसेज वायर स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। एफएम सर्विसेज कब स्टार्ट की गई थी इंडिया में पहली बार? इसका आंसर है ए पार्ट यानी 23 जुलाई 1977। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ESD, NSD, DD, DCD हैज़ वन थिंग इन कॉमन, व्हाट इज इट? क्या है इनमें कॉमन? आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट यानी ओनरशिप। 38. Which is the agency of the central government that disseminates information regarding government policies and projects to the media in India? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कौन सा मीडिया है जो कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो काम है, जो इंफॉर्मेशन है, वो उसको डिसमिनेट करता है, उसको लोगों तक पहुंचाता है? इसका आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी PIB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर ऑफ। कौन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश करता है? योजना उसको कहते हैं। व्हाट इज AIDA? मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टडीज फॉर। AID आपका फुल फॉर्म इसको बताना है। सी पार्ट है इसका फुल फॉर्म अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इसको याद रखिए। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41। द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स, डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। पहले स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया शुड मेक वोटिंग इन इलेक्शंस कंपलसरी फॉर एवरी एलिजिबल स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है उसको चाहिए वोटिंग इन इलेक्शंस कंपलसरी बनाए वो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। पहला कहता है कि हाँ ये बात सही है, बिकॉज इंडिया स्पेंड्स अ लॉट ऑन इलेक्शंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीवन शुड वोट टू मेक इंडिया ए ट्रू डेमोक्रेसी। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। नो कहता है कि नहीं ये गलत बात है, बिकॉज द मोमेंट यू मेक थिंग्स कंपल्सरी इट इज़ नॉट अ ट्रूली डेमोक्रेटिक वे ऑफ गेटिंग थिंग्स। अगर आप वोटिंग कंपलसरी बनाते हो तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये हक होना चाहिए कि जिसको जो चाहे वो वोट कर सकता है, जो नहीं चाहेगा वो वोट नहीं कर सकता है। एक कहता है कि हाँ वोटिंग कंपलसरी बना दो क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डेमोक्रेसी में और ये ज़रूरी होना चाहिए, तभी ट्रू डेमोक्रेसी होगी। दूसरा कहता है कि नहीं वोटिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वोटिंग कंपलसरी होगी तो फिर डेमोक्रेसी का सही मायने नहीं रहता है। तो आप बताइए कौन सा स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 4, कौन सा स्ट्रांग है और कौन वीक है। ए पार्ट यानी ओनली द आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, सिर्फ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट स्ट्रांग है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों स्ट्रांग है, ये जो कह रहा है कि इंडिया को चाहिए कि वह वोटिंग कंपलसरी बनाए हर एक एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। ये कहता है कि हाँ ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है इलेक्शंस पर और ये इलेक्शन जो है वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर इतना ज़्यादा खर्चा होगा और जो लोग हैं वो वोट नहीं डालेंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रहता है। यानी फिर पता नहीं चलेगा कि कौन इलेक्शन जीता है और कौन हारता है। क्योंकि जब मेजॉरिटी लोग वोट नहीं डालेंगे तो फिर फैसला कहाँ से होगा सही से। अगर हर एक कैंडिडेट वोट डालेगा उसके बाद ही जो सही फैसला है वो सामने आ सकता है और तभी डेमोक्रेसी का मतलब भी पूरा हो सकता है और तभी जो इस पर इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो भी मीनिंगफुल हो जाएगा। यानी इसलिए इस लिहाज से ये पहला ही स्टेटमेंट स्ट्रांग है क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रीज़न देता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉलो बाय टू स्टेटमेंट। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद दो एजम्पशंस दिए गए हैं। एन एजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। Consider the statement and the following assumptions and decide which of the following assumptions is implicit
इन दैट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा इम्प्लिसिट है, कौन फॉलो होता है और कौन फॉलो नहीं होता है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट दिस सीजन, मोस्ट फार्मर्स वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर। अगर इस साल बारिश नहीं होगी तो अक्सर जो ज़मींदार हैं वो मुश्किलात में आ जाएंगे। तो पहले हम एजम्पशंस पढ़ेंगे। मोस्ट फार्मर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन रेन्स। कहता है कि जो अक्सर फार्मर्स हैं वो रेन्स पर डिपेंड करते हैं। दूसरा कहता है टाइमली रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग। वक्त वक्त पर बारिश होना बहुत ज़रूरी है। कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा एजम्पशन फॉलो होता है। फिर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेटमेंट तो आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है डी पार्ट। सिंपल सी बात है। जो ये स्टेटमेंट कहता है कि बारिश अगर नहीं होगी तो फसल नहीं आएगा, यानी जो ज़मींदार हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो अक्सर ज़मींदार हैं वो बारिश पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये भी इसी से बात निकलती है, क्योंकि जब ज़मींदार बारिश पर डिपेंड करेंगे और फिर अगर बारिश नहीं होगी तो उनका तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। और अगर हम दूसरी बात देखेंगे, टाइमली रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, यानी ज़मींदारी के लिए टाइम टाइम पर बारिश होना ज़रूरी है। ये भी इसकी बात निकलते हैं। पहले ही इसने कहा कि अगर बारिश नहीं होगी तो ज़मींदार जो है, फार्मर्स जो हैं वो मुश्किलात में आ जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश नहीं होगी वक़्त पर तो जो फार्मिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, फार्मिंग ख़राब हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट इससे इम्प्लिसिट हैं। तो इसके बाद 43 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, पहले इनको आप पढ़ लीजिए। 3 स्टेटमेंट्स हैं। All contemporaries are ancestors. Few ancestors are heirs. No contemporary is an heir. इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। इनमें से आप कौन सा इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप वेन डायग्राम बना लीजिए। ऑल कंटेम्पोररीज आर एंसेस्टर्स, यह है कंटेम्पररीज और यह है एंसेस्टर्स। तो आ गया ऑल कंटेम्पररीज, आ गया एंसेस्टर्स में। उसके बाद कहता है कि फ्यू एंसेस्टर्स आर हायरस। जो एंसेस्टर्स हैं वो कुछ हायरस हैं। मान लो कि यहाँ पर जो ये हायरस हैं। उसके बाद थर्ड कहता है कि नो कंटेम्पररी इज एन हायर, कि कंटेम्पररी और हायर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ यहाँ इन दो के बीच में मैंने गैप डाल दिया है, मतलब इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला कहता है सम कंटेम्पररीज आर हायरस। पहले से ही कहा कि कंटेम्पररीज हायर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद कहता है कि सम हायरस और एंसेस्टर्स। सम हायरस और एंसेस्टर्स, ये तो सही बात है, बी तो आएगा ही आएगा। सी कहता है नो एंसेस्टर्स इज ए कंटेम्पररी। कोई भी एंसेस्टर कंटेम्पररी नहीं है, तो ये सी जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद डी कहता है नो हायर इज एन एंसेस्टर। कोई भी हायर एंसेस्टर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इसको बी आ जाएगा, बी सही है इसका आंसर। 44 पर चलते हैं। चूज अ पेयर ऑफ वर्ड्स विच शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन एट द टॉप। जो यहाँ पर रिलेशनशिप दी गई है, आप इनमें से भी चूज कीजिए कि कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलो होता है। यहाँ पर है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह से अब कौन इन 4 में से आएगा। टेस्टमोनी, कन्फेशन। उसके बाद 45 एमंग द 4 टर्म्स मार्कड ए टू डी। जो 4 टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, 3 टर्म्स आर सिमिलर एंड 1 इज डिसिमिलर। फाइंड 1 दैट इज नॉट सिमिलर। 4 हैं, 3 सिमिलर हैं, 1 सिमिलर नहीं है। आपको उससे देखना है कि कौन सिमिलर नहीं है। डी पार्ट। देखो ये जो 4 के 4 टर्म्स हैं ये सारे के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब अगर ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, तो फिर सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। देखो शहनाई जो हैं आप जानते हैं ये मुंह से बजाए जाते हैं। फ्लूट भी आप जानते हैं, ये भी अपने मुंह से ही बजाई जाती है। ट्रम्पेट भी मुंह से ही बजाई जाती है। लेकिन जो वायलिन है ये आप जानते हैं कि वायलिन हाथों से बजाई जाती है, ये मुंह से बजाई नहीं जाती है। तो इसलिए से वायलिन जो है डी पार्ट ये डिसिमिलर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर।
A, B and C together can complete a piece of work in 10 days। दोस्तों ये जो टाइम एंड वर्क है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पर इस पर बेसिक क्वेश्चंस देख सकते हो और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। All the three starting working at it together and after 4 days A left, then B and C together completed the work in 10 days more। ए अलोन कैन कंप्लीट इन द वर्क। आपको बताना है कि ए अलोन कितने डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। इसका आंसर है सी पर 25 डेज। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहां पे इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए कि यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा। सीरीज पर भी मैंने पहले से ही वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन यहाँ पर भी करूँगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बी पार्ट यानी 992 इसका आंसर है। इसके बाद यही आएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दोस्तों ये कोटिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। परचेज इज कोडेड एज, परचेज को इस तरह से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि देन अगर हम यही कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो सूटेबल को हम किस तरह से लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला थर्ड यानी एक एक को आपको छोड़ देना है। पी है, पी लिख दिया, उसके बाद यू को छोड़ दिया, फिर आर लिख दिया, फिर सी को छोड़ दिया, एच लिख दिया, फिर ए को छोड़ दिया, एस लिख दिया, फिर रिवर्स में आना है, ई को लिख दिया, फिर ए को लिख दिया, फिर सी को लिख दिया, फिर यू को लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो अब हमारा वर्ड है सूटेबल, तो पहले एस आएगा, यू को छोड़ देना है, आई आएगा, टी को छोड़ देना है, ए आएगा, बी को छोड़ देना है, एल आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद बी आएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, इतने में से ही एस आई ए एल कहाँ पर है, एस आई ए एल ई ये नहीं है, एस आई ए एल ई ये भी नहीं है, एस आई ए ये भी नहीं है, एस आई ए एल ई, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। The price of 7 apples is equal to the cost of 3 melons. The price of 2 melons is equal to the cost of an apple and 5 oranges. If you had just enough money to buy 30 oranges, then how many apples you would buy with the same amount? तो इसका आप आंसर कीजिए। तो इसका आंसर 22 आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। A walks around a circle field at the rate of 1 round per hour, while B runs around it at the rate of 6 rounds per hour. They start in the same direction from the same point at 7:30 a.m. They shall first cross each other at, कब वो मिलेंगे? एक जो ए पर्सन है वो है राउंड शेप में, वो उसको 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर देता है। इस तरह से जो है, जो ए है वो 1 घंटे में इसका जो राउंड पूरा कर देता है, और जो बी पर्सन है वो 6 राउंड्स पूरी करता है। बी 6 राउंड्स 1 घंटे में पूरा करता है। अगर दोनों ने 7:30 पर स्टार्ट किया है तो आपको बताना है कि दोनों कब पहली बार मिलेंगे। तो इसका आंसर है 7:42 AM। तो दोस्तों ये था नेट सेट जनरल पेपर का दूसरा पेपर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।